वेब ऑप्टिक्स पार्ट 1 बाय अमित सर। हम लोग सबसे पहले देखेंगे परिचय। परिचय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए प्रकाश सरल रेखा में चलती है। जितना ही वैज्ञानिक थे, चाहे न्यूटन हो, हाइगन्स हो, ठीक है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन थे, सभी ने ये बताया है कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है और प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश द्रव्यात्मक माध्यम में भी चल सकती है, मतलब प्रकाश कण में भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है, किसी प्रकार के कण में, प्रकाश कांच में भी चल सकती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन होता है। ये तो न्यूटन ने भी बताया, हाइगन्स ने भी बताया, आइंस्टीन ने भी बताया कि प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन होता है। लेकिन जहाँ तक कंपेरिजन की बात किया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलती है, लगभग वैज्ञानिकों ने बताया। प्रकाश द्रव्यात्मक माध्यम में चलती है, न्यूटन ने बताया था सबसे पहले। ठीक है, प्रकाश निर्वात में चलती है, ये बहुत कम वैज्ञानिकों ने बताया, क्योंकि जिन्होंने भी ये बताया कि द्रव्यात्मक माध्यम में चलेगी, जिन्होंने ये बताया कि द्रव्यात्मक माध्यम में चलेगी, उनके अनुसार से तो निर्वात में चल नहीं सकती। अगर प्रकाश कण में ही चलेगा तो निर्वात में कैसे चलेगा? तो न्यूटन का कहना था क्या कि द्रव्यात्मक माध्यम में चलेगी, कण में चलेगी, तो उनके अनुसार से निर्वात में नहीं चल सकती थी। क्लियर? तो बहुत सारा का वैज्ञानिकों का अलग अलग भी थॉट था। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन होता है, इसको साबित बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। न्यूटन ने भी बताया, न्यूटन का कणिका सिद्धांत में भी ये बताया गया कि प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी न्यूटन के अनुसार साबित होता है। लेकिन न्यूटन के अनुसार विवर्तन, ध्रुवन और व्यतिकरण, ये भी आपको लिखना है कि प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। तो नीचे का ये जो तीन घटना आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों का तीनों घटना तरंग माध्यम से साबित होगी। ये तीनों का तीनों घटना कैसे साबित होगी? तरंग माध्यम से। अगर प्रकाश को तरंग मानोगे तभी ये तीनों का तीनों घटना साबित होगी। ठीक है, अब प्रकाश का ध्रुवन, खासकर प्रकाश का ध्रुवन तो तरंग माध्यम से ही साबित होती है। क्लियर? मतलब प्रकाश तरंग माध्यम से चलती है, इसको सबसे बेस्ट तरीका है ध्रुवन। अब ध्रुवन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जनरल वे था कि प्रकाश है क्या, प्रकाश में क्या क्या गुण होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, जिसमें बताया गया है प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश निर्वात में भी चलती है। ये अभी की बात है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स किसका है, मॉडर्न फिजिक्स में ये सब सही है। प्रकाश निर्वात्मक माध्यम में भी चल सकती है, मतलब द्रव में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, दोनों सही है। ड्यूअल नेचर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, तरंग माध्यम से भी और कण माध्यम से भी। प्रकाश निर्वात में भी चलेगी, कण में भी चलेगी, दोनों तरीके से। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन होता है, ध्रुवन होता है, व्यतिकरण होता है, ये पता चलेगा हाइगन्स का तरंग सिद्धांत में। इसमें तो चलेगा हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, लेकिन उनमें भी एक गड़बड़ी था, उन्होंने ध्रुवन साबित नहीं कर पाया, वो ध्रुवन साबित नहीं करवाया। यहीं पे थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए आप लोग। ध्रुवन होने के लिए प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग चाहिए, ध्रुवन होने के लिए प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग होना चाहिए। लेकिन जो हाइगन्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बता दिया, अनुदैर्ध्य बता दिया। हाइगन्स भी उन्होंने क्या बताया कि ये अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ नहीं है। लेकिन अभी के डेट में ध्रुवन मतलब प्रकाश है कैसा? अगर बोला जाए प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो कैसा है? ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो अनुदैर्ध्य है। ये सब लिखना चाहिए। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा था क्या, ये प्रकाश का जनरल फॉर्म एक। ठीक है, कि प्रकाश का क्या प्रॉपर्टी है, फिर से बोल दिया जाए। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, निर्वात में भी चल सकती है, द्रव्यात्मक माध्यम में। इनका क्या क्या गुण है? प्रकाश में प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होती है, विवर्तन भी होती है, और क्या होती है, ध्रुवन भी होती है। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन ये साबित होगा तरंग से। अब बाकी जितना घटना है, कौन कौन सा घटना, तो प्रवर्तन, अपवर्तन, फिर क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, विचलन। ठीक है, ये सब टोटल का टोटल घटना किससे साबित होगी? कण के माध्यम से। तो जो अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसमें क्या होगा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत में
पहले वाले फॉर्मेट सब साबित हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाले फॉर्मेट में कुछ नहीं साबित होगा। मतलब उनके अनुसार से प्रवर्तन, अपवर्तन और क्या क्या था, पुनांतिक प्रवर्तन, विचलन, ये सब साबित हो जाएगा। क्या साबित नहीं होगा? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये साबित नहीं होगा। तो ये कहाँ साबित होगा? ये उनके अगले वाले कॉन्सेप्ट 1678 में जो हाइगेंस ने दिया उसमें साबित होगा। तो हाइगेंस क्या दिया? हाइगेंस का जो तरंगिका सिद्धांत था उसमें व्यतिकरण और विवर्तन का घटना साबित हो जाएगा, लेकिन उनमें भी ध्रुवण घटना साबित नहीं होगी। अब कहाँ साबित होगी वो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्रमिक आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग न्यूटन का कनिका सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूटन ने क्या क्या बताया। न्यूटन ने 1675 ईस्वी में, कब बताया? 1675 ईस्वी में प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताया। प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताया, जिसे उन्हीं के नाम पे न्यूटन का कनिका सिद्धांत कहा जाता है, न्यूटन्स कोर्पस्कुलर थ्योरी। पहले कनिका क्या होता है, कनिका क्या होता है, ठीक है। तो कनिका के बारे में इन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, प्रकाश क्या होता है? छोटे छोटे कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कण के माध्यम से संचित होती है। किसके माध्यम से? कण के माध्यम से संचित होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कनिका बोलती है। ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट इनमें क्या लिखना है कि न्यूटन के कनिका सिद्धांत में जो प्रकाश का वेग होगा, जो प्रकाश का वेग होगा, प्रकाश का वेग सभी संभव दिशाओं में एक समान होगा। 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 दो पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या बोले कि प्रकाश का कण, प्रकाश का जो प्रकाश है जो कण के माध्यम से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक जाती है, कण के माध्यम से, उसे कनिका बोलते हैं। प्रकाश का वेग सभी संभव दिशाओं में एक समान होगा, ठीक है। तीसरा क्या बोला? तीसरा उन्होंने बोला कि प्रकाश जब हमारी आँखों के रेटिना पर, आँखों के रेटिना पर पड़ती है, प्रकाश जब हमारी आँखों के रेटिना पर पड़ती है तो संवेदना के कारण, संवेदना के कारण हमें दिखाई देती है। संवेदना के कारण हमें दिखाई देती है, दिखाई देती है। आँख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, ये सब हमारा क्या है? संवेदी अंग। तो बोला गया है कि प्रकाश जब हमारी आँखों के रेटिना पर पड़ती है तो संवेदना होती है। हमारे आँखों में क्या होती है? संवेदना होती है, सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। नर्वस सेल में संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम क्या होते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, आँख और प्रकाश दो पूरक वस्तु है। पूरक माने अगर आँख है और प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख सकते। जैसे रात में लाइट नहीं है और हमारे पास आँख है फिर भी नहीं देख पाते। दूसरी बात क्या है कि लाइट ना हो, हमारा आँख तो ठीक है, ठीक, तो क्लियर हो गया। अब आँख ही ना हो, लाइट हो तो भी हमें नहीं दिखती है। मतलब दो संपूरक वस्तु है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। आँख कितना भी सही क्यों ना हो, जब तक लाइट, प्रकाश की किरण हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगी, संवेदना नहीं होगी, तब तक हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। 3 पॉइंट आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ये देखिए, प्रकाश का वेग सभी संभव दिशाओं में एक समान होगा। प्रकाश जब हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है तो संवेदना के कारण हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या क्या न्यूटन ने बताया था? न्यूटन ने क्या क्या बताया, हम लोग ये जानना चाहेंगे। न्यूटन ने, देखिए, जो हम लोग अभी पढ़े थे प्रकाश की प्रकृति, वही न्यूटन ने बताया। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है। फर्स्ट पॉइंट न्यूटन का जो बताने का है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, न्यूटन का ही है, एकदम सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रकाश द्रव्यात्मक माध्यम में भी चलती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि निर्वात में चलती है। इनका ये पॉइंट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये निर्वात, उस समय तो निर्वात के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं था, तो निर्वात की बात क्यों करें। ऐसे भी जब न्यूटन ने इनको कण माना है तो, और निर्वात में क्या होता है? निर्वात का मतलब ही होता है जहाँ कण भी ना हो, जहाँ कण भी ना हो। तो न्यूटन के अनुसार कभी भी प्रकाश निर्वात में जाएगी? नहीं जाएगी। वो आज का थ्योरी था कि
मॉडर्न की प्रकाश निपात में भी चलती है, लेकिन इनके अनुसार से प्रकाश केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही चल सकती है, क्योंकि इन्होंने क्या माना, कण माना, तरंग नहीं माना। ठीक है, क्लियर। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, ये भी सही है। प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन कैसे होता है? इन्होंने क्या बोला कि अगर हम एक माध्यम लिए इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे ही हम इस तरीके से प्रकाश को कण के रूप में यहाँ पर पड़ेगा, पड़ने के बाद क्या होगा, ये उतना ही स्पीड से फिर से क्या होगा, अपने ही माध्यम में, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकेंड। देखिए इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं, ये अभिलंब हो गया। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम पे पड़ेगी, किसी सतह पे पड़ेगी, तो क्या होगी, वो गेंद की तरफ पड़ेगी, रबड़ की गेंद की तरफ पड़ेगी, और पड़ने के बाद क्या करेगा, बाउंसिंग बैक होगा। ठीक है, मतलब ये पड़ने के बाद अपना वापस हो जाएगा इस तरीके से अपने ही माध्यम में। स्पीड क्या होगी इसकी, सेम रहेगी। इनका कहना था स्पीड सेम रहेगी। ये तो हमने दिखा दिया क्या, परावर्तन, मतलब इनके अनुसार से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, तो हम दिखा दिए परावर्तन। ठीक है, अब अपवर्तन दिखाते हैं हम लोग। अब हम लोग अपवर्तन को दिखाते हैं। अपवर्तन कैसे दिखाना चाहिए, और अपवर्तन में इन्होंने एक मिस्टेक कर दी जो बहुत भारी मिस्टेक है, जिनके वही मिस्टेक के कारण इनका सिद्धांत को नकार दिया गया। वो मिस्टेक क्या था? हाँ, इनका वो मिस्टेक था, मिस्टेक लिखिए। अगर गलती में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि न्यूटन ने ऐसा क्या गलती किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, न्यूटन ने ऐसा क्या गलती किया जिसके कारण न्यूटन का कणिका सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया, मतलब उसके हटा दिया गया। तो इनका सबसे मेन मिस्टेक था क्या, कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है, ये इनका मिस्टेक हो गया। और क्या था, प्रकाश का वेग विरल माध्यम में कम होता है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम में कम होता है, ये इनका मिस्टेक था, जिनके कारण इनको क्या किया गया, इनके इस थ्योरी को अमान्य कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मतलब आगे क्या ये होगा। ठीक है, देखिए, तो अपवर्तन के बारे में और क्या होगा कि इन्होंने क्या बोला कि ये सतह है x y। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, इस तरीके से पड़ेगा। पढ़ने के बाद बताया कि ये जो पड़ेगा, पढ़ने के बाद ये जो सघन माध्यम होगा, ऊपर क्या था, ऊपर था विरल और नीचे था सघन। तो जो सघन माध्यम होगा उसे क्या करेगा, सभी संभव दिशाओं में, अभी तो बोले सभी संभव दिशाओं में क्या करती है, खींचना चाहिए। इसका वेग क्या होता है, सभी संभव दिशाओं में। तो ये क्या होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। किसने बोला, न्यूटन ने बोला, जो कि बहुत ही खराब थ्योरी है। ये क्या है, खराब इसलिए है क्योंकि जब फोको नामक वैज्ञानिक, अब फीजो नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक था। कौन कौन, एक फोको और एक फीजो। फोको और फीजो नामक वैज्ञानिक 1800 कुछ ईस्वी में, कितना 1800 समथिंग ईस्वी में जब ये आए, तब इन्होंने ज्ञात कर दिया, अपने वैज्ञानिक विश्लेषणों से ये साबित कर दिया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। तो आप लोग हेडिंग लगा के लिख सकते हैं। पहले आप लोग यहाँ पूरा क्लियर कीजिए। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, मतलब बैजनी पिनाला ये सब है ना, न्यूटन ने ही साबित किया था। सही है, न्यूटन का ये प्रिज्म का जो टोटल चैप्टर है न्यूटन ने ही बताया है। टोटल विचलन रहित वर्ण विक्षेपण ये सब टोटल जो पढ़ने का है, किसमें, रे ऑप्टिक्स में, चैप्टर नंबर 4 में। तो वो टोटल का टोटल आप लोगों को क्या है, न्यूटन ने ही बताया है टोटल प्रिज्म के बारे में, बैजनी पिनाला जो रंग वगैरह था। तो वर्ण विक्षेपण होता है इनके अनुसार से, सही है। परावर्तन अपवर्तन अभी समझा दिए। लेकिन इनका गलती क्या हो गया कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन्हें क्या कर दिया गया, इस थ्योरी से अमान्य कर दिया गया, हाथ धोना पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, फीजो और फोको नामक वैज्ञानिक जब प्रकाश का वेग को मापा, क्या मापा, प्रकाश का वेग को रोमर ने मापा, प्रकाश का वेग को रोमर ने मापा। तो फीजो फोको ने क्या किया, फीजो फोको ने यह बताया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। यही सब तो लिखना है। देखिए, कहीं भी आपको बोर्ड में लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, इनकी खूबी को लिखना होगा,
फिर इनकी कमी को लिखना होगा कि इन्होंने कहाँ पे मिस्टेक किया कि इनकी थ्योरी को अमान्य हो गया, तभी नंबर मिलता है। इसे आपको क्या है कि अच्छा करना है, सभी लोगों से डिफरेंट करना है। तो डिफरेंट, बाकी लोग क्या करते हैं कि सभी एक ही तरह की खिचड़ी जैसा लिख देते हैं, वैसे नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है कि इन्होंने क्या बताया, फिर इनका गुण क्या था, फिर इनकी कमी क्या थी, ऐसे लिखना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये श्योरिटी होती है। लेकिन न्यूटन का कनिका सिद्धांत 2 नंबर पूछता है, तो आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, यहाँ नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम ये क्या देख लिए कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा और विरल माध्यम में कम होता है, ये न्यूटन ने बताया। लेकिन 1800 कुछ ईस्वी में जब फिजो और फोको आए थे तो उन्होंने बता दिया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, जिस कारण से इनके इस थ्योरी को अमान्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। कब, फिजो और फोको के एक्सपेरिमेंट के बाद। क्या अपनाया गया, अपनाया गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। लेकिन सोचिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत 1678 ईस्वी में ही निकल गया था, इनके 3 साल बाद 1675 में कौन निकला, न्यूटन का कण सिद्धांत, और 1678 में निकला हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। 3 साल बाद ही इनको ले लेना चाहिए, इसको हटा करके। लेकिन न्यूटन का इतना ज़्यादा वर्चस्व था कि उनके इस थ्योरी को, गलत वाले थ्योरी 150 साल चल गया। सोचो 1678 ईस्वी में ये आ गया था तो ले लेना चाहिए ना। अब 1675 और 1800 समथिंग ईस्वी, सोच रहे हो उतना साल तक ये रह गया गलत थ्योरी। न्यूटन का एक गलत पढ़ाया हो भी, क्योंकि न्यूटन का इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाया हुआ है, इतना ज़्यादा खोज है न्यूटन का कि 2-4 को गलत भी पढ़ाया हुआ 150 साल तक रह गया। 150 साल तक, 150 साल जा है गलत पढ़ाया हुआ रह गया। आज आपकी सोच लो, हाइगेंस बोलते बोलते मर गया, बेचारा मर गया मतलब 1678 ने बोल दिया कि ये सही है, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन फिर भी वो बोल बोल के मर गए बेचारा। और उसके बाद जब फिजो और फोको आए, जब बताया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा है, तभी इनको क्या किया गया, अमान्य करके हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिया गया। लेकिन उनके सिद्धांत को भी गलत कब हुआ, तो ध्रुवन की घटना को जब साबित किया कुछ वैज्ञानिकों ने, तब ये आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें अभी हम लोग क्या देख रहे थे, और अभी इसमें और थोड़ा सा हो सकता है, इसमें और अभी क्या हो सकता है कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है, इन्होंने बताया था। और क्या हो सकता है इसमें, हाँ, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश, जिसे रंग के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया कि जो भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश होगा, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश, इन्होंने क्या बताया, रंगों का प्रकाश कैसे आता है, तो इन्होंने बताया भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश आकार के कारण होता है। क्या होता है, आकार के कारण होता है, अलग अलग आकार के कारण। मतलब देखते होगे कहीं भी कोई कण बड़ा है, कहीं कोई कण छोटा होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश में जो हमको रंग दिखता है, लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है, किसमें, प्रकाश में बैजनी पीला होता है ना, प्रकाश से ही तो 7 रंग निकलता है। इसमें वर्ण विक्षेपण में जब प्रकाश से किरण किसी फिल्म से गुजरा जाए तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, पढ़ा हुआ है। इसी वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग आती है, तो इन्होंने बोला कि 7 रंग कैसे आती है, न्यूटन ने बताया। तो ये 7 रंग आती है प्रकाश में, भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कण के कारण होती है। मतलब सबका कण अलग अलग है, कोई प्रकाश का कण छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो वो इन्होंने बताया कि प्रकाश के कण का साइज अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का जो क्या हो गया, रंग भी अलग अलग हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम न्यूटन का कनिका सिद्धांत को अच्छे से समझा पाने में सक्षम हुए होंगे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने 1678 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1678 ईस्वी में दिया था। कॉपी निकाल के लिखना शुरू कीजिए, 1678 ईस्वी में दिया था। इसमें न्यूटन का कनिका सिद्धांत जो कि 1675 ईस्वी में आया था, ठीक है, उसके बहुत सारे फॉल्ट को, मतलब गलती को सुधार कर ये सही किया गया था। क्योंकि इन्होंने भी न्यूटन का कनिका सिद्धांत का अध्ययन करके ही
अपना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत 1678 ईस्वी में प्रकाशित किया था, लेकिन फिर भी उस समय ये मान्य नहीं हुआ था। लेकिन 19वीं शताब्दी में 1800 कुछ ईस्वी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में इसे जाके मान्यता मिली और इसका भी कुछ दिनों बाद खात्मा हो गया। कब? जब ध्रुवन की घटना को यंग नामक वैज्ञानिक ने, किसने? यंग नामक। ये देखिए, ये सब वैज्ञानिक का नाम एट ए टाइम याद आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखिएगा तो किसने क्या किया ये आपको जरूरी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए लिखने के व्यू से, ठीक है, बोर्ड लिखने के व्यू से। तो यंग नामक वैज्ञानिक ने और भी बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े जो कि ध्रुवन की घटना को धीरे धीरे क्या किया, स्पष्टीकरण किया, ठीक है। तो इसमें हाइगेंस ने कुछ बातों को बताया जो कि कुछ बात कॉमन है और कुछ बात ऐसा है जिसका सर या पैर नहीं है, ठीक है। अब क्या है वो देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंगों के रूप में होता है। अब जब ये बोल ही रहे हैं कि तरंग सिद्धांत, या तो तरंग ही बताएंगे। इन्होंने क्या बोला कि प्रकाश जो ऊर्जा होता है तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोला, विभिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, सही है। ये पॉइंट है कि आज भी सही है, ये भी पॉइंट आज भी सही है, ये दोनों का दोनों पॉइंट आज भी सही है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के भी व्यूज है। क्या? प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंगों के रूप में होता है। बहुत सारा थ्योरी तरंग के रूप से साबित हुआ है। जैसे आपका ध्रुवन की बात किया जाए, विवर्तन की बात किया जाए, अव्यतिकरण की बात किया जाए, तो ये सब सारा के सारा घटना प्रकाश के तरंग सिद्धांत से ही साबित होता है। खासकर ध्रुवन तो एक ऐसा चीज है जब तक आप तरंग नहीं मानिएगा तब तक वो साबित ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनका पहला बात स्टेटमेंट सही है, आज भी सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, विभिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य क्या है, अलग अलग होती है, सही बात है। वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण, कण का साइज अलग अलग होने के कारण तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, और तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के कारण रंग भी अलग अलग होता है। क्लियर? अब देखिए तीसरा पॉइंट है, ये है जो बिना सर पैर का पॉइंट बात है, नहीं ये भी सही है, तीसरा पॉइंट भी सही है। ये चौथा नंबर पॉइंट इनका बिना सर पैर वाला है, ठीक है। मतलब आपको बताते हैं कैसे बिना सर पैर का है, ठीक है। देखिए ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। देखिए अभी तो प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी सही। प्रकाश की चाल से चलती है और सभी दिशाओं में चलती है, सही है। अभी भी देखते हैं प्रकाश निकलता है, सभी दिशाओं में चलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं, जितना संभव दिशा है सभी दिशाओं में क्या होती है, प्रकाश संचरित होती है। अब वेलोसिटी क्या होता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। पानी में जा रहा है तो पानी का, हवा है तो हवा का, कांच है तो कांच का, डिपेंड करेगा किस पे, माध्यम पे, अपवर्तनांक पे, जो कि पढ़ाया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि ये प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। 3 पॉइंट इनका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इन्होंने बताया। चलिए ये सब लिखना है कि इनमें है जो सारा का सारा पॉइंट आपको लिखना है, आएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये सब पॉइंट लिखना है कि इन्होंने क्या किया, 1678 ईस्वी में खोज किया, फिर सब पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाना है। इथर थ्योरी भी देना है, इथर थ्योरी कौन दिया था, इन्होंने दिया था इथर थ्योरी, इसको भी लिखना है इथर थ्योरी को, ठीक है। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे, फिर जानेंगे कि इनमें क्या, देखिए ये सब तो इनका क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये प्लस पॉइंट हो गया, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब इनका नेगेटिव भी हम लोग जानेंगे कहाँ कहाँ पर इन्होंने गलती किया है। तो उससे पहले हमको 4 नंबर पॉइंट जानना पड़ेगा। इनका कहना था कि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए एक तो बोल रहे हैं कि तरंग रहना चाहिए, और दूसरा बोल रहे हैं कि तरंग में भी द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए, समझ रहे ना। जैसे हम बोले तरंग, तो तरंग प्रकाश एक ऐसा तरंग है, कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ, जिसके लिए और साथ ही साथ क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब प्रकाश एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आज का थ्योरी है। प्रकाश एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको माध्यम की आवश्यकता, लेकिन उन्होंने 1678 ईस्वी में बताया था, बहुत पुराना जमाना, ठीक है, हमारे जमाना का था, ठीक है। तुम लोग के जमाना का नहीं, हमारे जमाना का था, 1678। अब देखो अब क्या है कि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वो द्रव्यात्मक माध्यम क्या है,
उनका कहना था, आइए चलिए बताते हैं इनका द्रव्यात्मक माध्यम के बारे में क्या कहना था। इन्होंने बताया कि द्रव्यात्मक माध्यम में ईथर है। क्या है? ईथर है। ईथर एक कण है। इनका कहना था कि ये जो हमारा पूरा वायुमंडल है ना, वायुमंडल में अभी क्या जानते हैं हम लोग कि ऊपर है निर्वात, फिर वायुमंडल है। तो उनका कहना था क्या, कि सन से लेकर के अर्थ तक, सन से लेकर के अर्थ तक पूरा का पूरा ईथर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ईथर भरा हुआ है। ईथर थ्योरी, यही तो जानना है। ईथर थ्योरी किन्होंने दिया? पूछेगा ईथर थ्योरी किसने दिया? हाइगेंस ने। ईथर थ्योरी किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। कब दिया? 1677 ईस्वी में दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इन्होंने जो ईथर के बारे में बताया, तो ईथर के बारे में क्या बताया? ईथर के बारे में यही बताया कि ईथर एक कम घनत्व वाला, बहुत ही कम घनत्व वाला पदार्थ है जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, और ये मासलेस है। मासलेस है। कैसा है? मासलेस मतलब भारहीन है। कैसा है? भारहीन। अच्छा एक बार बताइए, कण भी होगा और भारहीन भी होगा, ऐसा लगता है? कण भी होगा और भारहीन भी होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कण है तो मास तो रहेगा ही ना। तो इन्होंने क्या बोला, गौर से देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि इसमें कण भी होना चाहिए और मास भी नहीं होना चाहिए। मतलब ईथर एक क्या है? ईथर एक कण है। ईथर एक क्या है? कण है जो मासलेस है। जो क्या है? मासलेस है, मतलब इसमें मास नहीं है। क्लियर? ठीक है। और कैसा कण है? घनत्व बहुत कम है और प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। घनत्व क्या है? बहुत कम है और प्रत्यास्थता क्या है? बहुत अधिक है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? कभी आटा गूंथे, आटा गूंथ लीजिए बढ़िया से और उसको प्रेस कीजिए। जब आप हाथ हटाइएगा तो क्या होगा? अपना शेप ले लेगा वो। ठीक है। स्प्रिंग खींचिए, खींचने के बाद छोड़ दीजिए, अपना स्थान पर आ जाएगा। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? बहुत ही लचीला। क्या होना? लचीला होना। रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी नहीं, रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड बॉडी होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लचीला रहेगा। इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। देखिए वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये जो वेलोसिटी लिखा हुआ है, v मतलब वेलोसिटी, ये दो लिख लीजिए फॉर्मूला, ये बहुत काम देता है। वेलोसिटी बराबर लिखा रहता है अंडर रूट माध्यम की प्रत्यास्थता बटा माध्यम का घनत्व। v बराबर होता है e बटा डी अंडर रूट, e बटा डी अंडर रूट। दिख रहा है? ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? अंडर रूट ई बटा डी का अंडर रूट। ठीक है। ई बटा डी का अंडर रूट वेलोसिटी होता है। ई मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी। डी मतलब डेंसिटी। डी मतलब कोई भी पदार्थ जितना कम डेंसिटी वाला होगा और जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। बोला क्या जा रहा है कि जितना ज़्यादा महत्तम वेलोसिटी होगा, क्या होगा? महत्तम वेलोसिटी होगा। बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा कोई वस्तु, जितना ज़्यादा क्या होगा? प्रत्यास्थ होगा, लचीला होगा। क्या होगा? लचीला होगा। और जितना कम भार होगा उसमें, डेंसिटी मतलब क्या होता है? भार से संबंधित होता है। जितना कम उसमें भार होगा, डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर लिखना हुआ तो लिखिएगा नोट करके। क्या? कोई वस्तु जितना कम घनत्व का होगा और जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, कोई वस्तु जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा और जितना कम घनत्व का होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो लाइट के बारे में बताया गया कि इसमें क्या है? ईथर है। पूरा क्या है? पूरा ईथर भरा हुआ है। और ईथर के बारे में बोला गया कि ईथर का कण कैसा है? बहुत ही मासलेस है और इसमें जो घनत्व है बहुत कम है और प्रत्यास्थता क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। इन्होंने इसी तरीके से समझा दिया बोल करके। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उस समय तो सबको लगा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन हमको एक चीज़ बताइए, जब कण है ये नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसमें ईथर कौन ले गया? ईथर ले कौन गया वहाँ पे? सोचने वाली बात है कि वायुमंडल में ईथर पहुँचाया कैसे, आया कैसे? इसका भी तो
इसका कहीं कुछ जिक्र नहीं हो पाया। इसलिए होता है ना कि हम कैसे क्रिएट हुए। तो हम लोग को बोला गया कि हम लोग जल में पहले एक कोशिकीय जीव थे, है ना, फिर धीरे 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 क्रमिक विकास होते द्विकोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय। तो हम लोग समझे कि सेल वगैरह उस तरीके से म्यूटेट होते 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 तो क्या हुआ, हम लोग बने हैं। तो वो भी तो पता चलना चाहिए बाद में कि इथर आया कहाँ से। जैसे हम लोग कहाँ से आए तो बता दिए, ठीक है। होता है नहीं, अंडा पहले आया कि मुर्गी आया। अरे जब मुर्गी पहले आया तब बिना अंडा का तो मुर्गी होगा नहीं। अब अंडा अगर पहले आ गया तब बिना मुर्गी का अंडा हो कैसे गया। वही सिद्धांत यहाँ पर है, ठीक है। मतलब इथर कन आया कैसे, इसका थ्योरी बता, तभी बताओगे भाई कि इथर कन था। इथर इसको बताना पड़ेगा कि इथर कन आया कैसे। वो बताइए नहीं पाए, अन्ना को वैज्ञानिक आज तक बता पाए, खत्म। मेन इनका यही एक फॉल्ट था, इथर कन मान के बता दिए, खत्म हो गया। अब इथर कन ही नहीं है तो फिर ये तो ओल गोल हो गया ना। फिर अब मान ली कुछ हम कल्पना, ये क्या है, कल्पना है, क्या है, ये क्या है, मात्र एक कल्पना है। ना तो इन्होंने इथर कन देखा, ना आज तक वैज्ञानिक खोज पाए। अब तो हो गया क्या कि वायु ऊपर आती है, क्या है, मतलब निर्वात कुछ है ये नहीं, ग्रेविटेशन भी नहीं है, बाकी अपना जो भी है वायुमंडल वहाँ तक जो है, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये थ्योरी यही दम तोड़ दिया, है गया। ये थ्योरी अगर वहीं पे कोई बोल देता, उस समय भी कोई रहता तुम्हारे साथ तेज, ठीक है, अगर बोल देता कि इथर कन कहाँ से आया, मुर्गी आया कि अंडा, खत्म हो गया, है कि ना। लेकिन उसमें कोई तेज नहीं था, है कि ना। मान लिया इनका बात भाई, अपना साबित भी सब कुछ कर दिए, हो गया। देखो ऐसे मुर्गी अंडा की बात है तो बताते हैं, पहले मुर्गी आया, क्योंकि ऐसा बात है, हम अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे पेपर के कटिंग में। क्योंकि जो अंडा का एक जो सेल है, अंडा का सेल है ना, अंडा का सेल तभी निर्माण होगा जब वह अंडा का सेल कुछ अजीब तरीके से बनता है, ठीक है। मतलब वो जब तक किसी का शरीर नहीं लेगा, जैसे मुर्गी है ना, तो जब तक कुछ ऐसा उसमें पाया जाता है कोशिका या फिर, ठीक है, पदार्थ जो कि मुर्गी के अंदर ही पाया जाता है, जो कि मुर्गी के अंदर ही पाया जाता है। कैसे साबित होता है कि पहले मुर्गी आई है, पहले कौन आई है, मुर्गी आई है, बाद में अंडा आया है। क्योंकि अंडा का फॉर्मेशन बगैर मुर्गी का नहीं हो सकता, यह साबित हुआ है अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। मतलब जो सेल उसका है ना, सेल, हाँ आओ तो सब बात की बात है ना, कुछ तो पहले हुआ होगा, लेकिन ये अभी हाल के शोध में पता चला है कि जो सेल है उसका, जो अंडा का सेल है, वो अंडा का सेल बगैर मुर्गी के शरीर के संभव ही नहीं। साबित हो गया कि पहले कौन आया, मुर्गी आया, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए, तो इथर कन की क्या हो गया, कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब हम लोग क्या देख लिए कि 1678 ईस्वी में ये था, हमारा ये 4 पॉइंट था, सब चीज पढ़ लिए। लेकिन इनका जो इथर थ्योरी था ये दम तोड़ दिया। इनका कहना था कि इथर कन के माध्यम से ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है, प्लस इथर कन इतना हल्का है कि यह सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ाने में, स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ाने में, क्योंकि इसकी जो प्रत्यास्थता कम ज़्यादा है और डेंसिटी क्या है, कम। क्लियर। अब देखिए, अब ये कहाँ पे और गलती किए थे, और भी गलती बताते हैं। इन्होंने बता दिया कि ये अनुप्रस्थ कैसा है, अनुधैर्य है। क्या है, अनुधैर्य, क्योंकि इन्होंने भी कण माना है। अनुधैर्य का मतलब क्या होता है, कण के माध्यम से। इन्होंने तो ले ही लिया इथर कण, क्या ले लिया, इथर कण। तो इनके अनुसार से क्या हो गया, अनुधैर्य तरंग। लिखिए, सब लिखना बहुत जरूरी है। क्या कि इन्होंने क्या बताया, हाइगेंस ने प्रकाश को अनुधैर्य माना। हाइगेंस ने प्रकाश को अनुधैर्य माना। हाइगेंस ने क्या किया, प्रकाश को अनुधैर्य माना। लेकिन बाद के प्रयोगों में ये अनुप्रस्थ साबित हो गया। क्या साबित हो गया, अनुप्रस्थ साबित हो गया, जिस कारण से इनकी थ्योरी क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। और इनको थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि हम इस हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को आपको समझा पाने में सक्षम हुए होंगे। ठीक है, थैंक्स।